तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम सभी को। वापस से हम आ चुके हैं हेलो एल्केन्स का पार्ट 2 और फाइनल पार्ट लेके। एक्चुअली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था नहीं, बट बहुत ही बच्चों ने हमसे बोला तो हम सोचे पढ़ा दें। और जैसा कि आपको ये पता चल गया है कि हमारी मेंबरशिप लाइव हो चुकी है, तो जरूर हमारी मेंबरशिप लें और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उठाएं अपने बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करने के लिए। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट और पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा हमारे वीडियो को। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉलीहेलोजन कंपाउंड है, उससे भी पहले ये पता करते हैं बच्चों की पॉलीहेलोजन कंपाउंड से क्वेश्चंस आते क्या हैं, उनके यूज आएंगे जो एमसीक्यू में आ सकते हैं, और उसके अलावा बाकी कुछ नहीं आता है। तो आइए देखते हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहला जो आता है वो आता है मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड कहते हैं हम CH2Cl2 को। दिस इज मिथाइलिन क्लोराइड। इसका काम क्या क्या होता है? इट इज यूज्ड एज पेंट रिमूवर, सॉल्वेंट की तरह काम करता है ड्यूरिंग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, प्रोपेलेंट होता है एरोसल्स में, क्लीनिंग सॉल्वेंट होता है और फिनिशिंग सॉल्वेंट होता है। ये अधिकतर कंपाउंड्स में एज अ सॉल्वेंट कंपोनेंट की तरह होता है जिसमें मिलाया जाता है। ठीक है, अगर मिथाइलिन क्लोराइड का कुछ कम लेवल से आपका एक्सपोजर हो जाएगा तो आपको स्लाइट हीयरिंग और विजन इंपेयरमेंट हो जाएगी। और अगर हाई लेवल मिथाइलिन क्लोराइड में एक्सपोजर होगा, हाई लेवल का मतलब कि जब आपके आसपास ज्यादा मिथाइलिन क्लोराइड होगा तो उस केस में नॉजिया होगी, डिजीनेस होगी, टिंगलिंग होगी और नंबनेस होगी फिंगर्स में। ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंजूरियस होता है। अगर इसके कारण माइल्ड रेडनेस भी होती है, स्किन की इंटेंस बर्निंग होती है, और अगर डायरेक्ट आई कांटेक्ट हो गया, अपने आप को ऐसे डाइमिथाइलिन क्लोराइड से धुल लिए आप, तो बर्निंग ऑफ द कॉर्निया हो जाता है। अगला जो आता है वो आता है आइडोफॉर्म, ट्राई आइडोमिथेन। इसका फॉर्मूला होता है CHI3। आईपीएसी नेम ट्राइआइडोमिथेन है। इसका कलर पेल येलो सॉलिड होता है, डिस्टिंक्ट स्मेल होता है इसका। इसको यूज कहाँ कहाँ किया जाता है ये बात जानते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज इसका जो है एज एन एंटीसेप्टिक है। ठीक है, ये फ्री आयोडीन के रिलीज होने के कारण होता है, ना कि आइडोफॉर्म के कारण। ये रिलीज करता है फ्री आयोडीन, जिसके कारण एंटीसेप्टिक होता है, जिसके कारण इसकी स्मेल भी आती है। और कई सारे आयोडीन कंटेनिंग फॉर्मुलेशंस आजकल यूज होते हैं, मूव आयोडेक्स, ये सब इन्हीं का है, आइडोफॉर्म का। अगला आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। नाम आपने सुन रखा होगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक इंपॉर्टेंट चीज अभी हमने देखी कि जितने भी लोग पढ़े सब में कार्बन कितने हैं? एक ही कार्बन है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। ये यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स में, प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल कैंस में, और सिंथेसिस ऑफ केमिकल सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में आपको सब कुछ पता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लीशन कॉज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो मिसयूज है वो यही है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये बनाता है। ये इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। 1960s में कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लीनिंग फ्लूइड की तरह यूज किया जाता था और डीग्रीसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, ग्रीस कहीं लग गया तो उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज किया जाता था, और स्पॉट रिमूवर की तरह और फायर एक्सटिंग्विशर की तरह। पर ये कब की बात है? ये 60s की बात है। पर इसके कारण हमें क्या पता चला? लीवर कैंसर हो सकता है। अगर इससे आपको एक्सपोजर हो जाएगा तो आपको क्या क्या दिक्कत है? लाइट हेडनेस, नॉजिया, डिजीनेस, वॉमिटिंग, जिसके कारण आपके नर्व सेल परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, जिससे आप कोमा में जा सकते हैं, अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, और तेरही भी हो सकती है, मतलब डेथ भी हो सकता है। इसके बारे में खास चीजें आपको पढ़नी नहीं। ये नोट्स आपको पता ही है कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम पे जाके इस नोट्स को ले सकते हैं हमारे। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी आईमेट फाउंडेशन है। अगला है फ्रियोन। फ्रियोन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहां पे आपने देखा हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाया, उसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रियोन्स, जिसका फॉर्मूला होता है CCl2F2।
बच्चों फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में आपको सब कुछ पता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि फ्रीऑन फॉर्म फ्रॉम टेट्राक्लोरोमीथेन बाय रिएक्शन प्रोसेस नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन आपको वीडियो नंबर 1 में इसके बताया गया था, लिंक में आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर देखिएगा, नहीं तो आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। आगे की बात करते हैं बच्चों, तो डीडीटी आता है। डीडीटी का फुल फॉर्म है पीपी डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन पहली बार आ गया है। डीडीटी अभी जैसे हम लोग जनरली डीडीटीज को यूज करते हैं, डीडीटी एज यूरिया की तरह फर्टिलाइजर की तरह डीडीटी को इस वक्त सबसे प्राइमरली यूज किया जाता है, पर डीडीटी जो है वो खत्म नहीं होता है, तो उसका बायोमैग्निफिकेशन भी हो रहा है, ये हमने देखा है। तो डीडीटी का सबसे मेन यूज एज अ फर्टिलाइजर है, पर इससे दिक्कत क्या हो रही है, डीडीटी मेटाबोलाइजेशन मतलब डीडीटी को तोड़ना इज डिफिकल्ट बाय एनिमल्स as a result of which accumulation and storage of DDT in the fatty tissues occur। ठीक है, और ये ओवर टाइम बिल्ड करता है, जिसके कारण ये देखिए यूएस गवर्नमेंट पुट अ बैन ऑन डीडीटी इन द ईयर 1973 एंड अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स डीडीटी वाज बैंड फ्रॉम यूजिंग फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस बाय द ईयर 2001, और हमारे यहाँ ये अभी भी यूज होता है। तो डीडीटी के बारे में आपकी बेसिक जानकारी तो पहले से थी ही बच्चों। अब आता है क्लोरोफॉर्म, जो कि होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3। ये कहानी तो बेकार है, हम आपको भेज देंगे। लेबोरेटरी यूज हमारे लिए क्लोरोफॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज्ड एज अ डिटेक्शन एजेंट ऑफ प्राइमरी अमीन्स ड्यूरिंग आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिसको हम लोग कार्बिल अमीन टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट में क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विद द मिक्सचर ऑफ अमीन्स विद अल्कोहलिक एनएच। मतलब क्या होता है, CHCl3 RNH2, कई टाइप के अमीन्स मिक्सचर हो सकते हैं, और अल्कोहलिक NaOH। इससे क्या बनता है, साइनाइड बन जाता है। इसी रिएक्शन की बात हो रही है। द रिएक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड गैस। इस तरीके से हम एमीन्स का टेस्ट करते हैं, प्राइमरी एमीन्स का। अब जो आता है वो स्टीरियो मेरिज्म आता है। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है बच्चों वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, ये पहले लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। अ कंपाउंड कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव if it rotates प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट बच्चों वो होती है जिसका वाइब्रेशन सिर्फ जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी में होगा, पूरे एरिया में नहीं होगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जैसा कि आपको दिख रहा है, देखिए ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जा रही है, नॉर्मल लाइट जा रही है, नॉर्मल लाइट पोलराइजिंग फिल्टर से निकलेगी तो प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी, मतलब इसका वाइब्रेशन इसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में था, पोलराइजिंग फिल्टर से निकली तो उसका वाइब्रेशन सिर्फ इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, इसी को कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लाइट सोर्स से लाइट आई थी। ठीक है, अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करे, ऐसे 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 ऐसे, और कंपाउंड से निकलने के बाद ऐसे ऐसे हो जाए। ठीक है, मतलब ये ऐसे ऐसे जा रहा है, लाइट ऐसे आगे बढ़ी, मान लीजिए ऐसे ऐसे आगे बढ़ रही है, कंपाउंड से मिले और उसके बाद ऐसे ऐसे हो गई। ठीक है, तो ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट रोटेट कर दे, उसी को हम, उस कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या चीज होनी चाहिए उसके पास, कायरलिटी होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज कायरलिटी, बात करते हैं। इफ अ कार्बन has all 4 different groups attached to it, all 4 different groups attached to it,
इट इज नोन एज, क्या कहा जाएगा उसको बच्चों? नोन एज कायरल कार्बन। आपको एक एग्जांपल बता देते हैं। इसमें देखिए दो लोग सेम हो गए, दो हाइड्रोजन सेम हो चुके हैं, तो ये कायरलिटी नहीं शो करेगा। पर अगर इस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे हमने रख दिया नाइट्रोजन, तो अब ये कायरल कार्बन हो जाएगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए चारों लोग अलग अलग हैं। ठीक है, अब अगर कोई कायरल कार्बन होगा तो वो बनाता है इनैंशियोमर। देखिए कायरल स्फीयर्स, ए कायरल, कायरल वो होते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, अब जो कायरल कार्बन होगा, ये मान लेते हैं ये मिरर है, इसका मिरर इमेज बनाते हैं। क्या बनेगा? CFHNCl, यही होगा। तो क्या ये सुपर इम्पोजिबल है? दिखाते हैं आपको। चलिए अच्छा छोड़िए। अगर हम इस पूरे को उठा के यहाँ पे रख दें तो क्या ये सुपर इम्पोजिबल होगा? अब आप कहेंगे सर सुपर इम्पोजिबल क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो एग्जैक्टली सिमिलर हो और एक दूसरे को ढक सके। जैसे ये देखिए एग्जैक्टली सिमिलर है, एक दूसरे को ढक पा रही है, ठीक है। पर अगर इसका हम मिरर इमेज बनाएंगे तो इसका मिरर इमेज कैसा आएगा? ऐसा आएगा। पर क्या ये सुपर इम्पोजिबल होगा? नहीं। देखिए मछली जल की रानी है, बन जाएगा। वैसे ही अगर हम इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे तो क्लोरीन के ऊपर नाइट्रोजन आ जाएगा और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्लोरीन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो अगर कोई नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा तो वो कायरल भी होगा और उसे कहेंगे क्या हम? इनैंशियोमर्स। क्या कहेंगे बच्चों? इनैंशियोमर्स। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको। अगर इस हैंड का मिरर इमेज बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा और ये सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। ये क्या होगा? नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेज। जो नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेज होता है उसको हम इनैंशियोमर कहते हैं और वही कायरल होगा। पर वही अगर हम स्फीयर लेते हैं, एक बॉल लेते हैं मिरर के सामने, तो आइडेंटिकल मिरर इमेज होगा और वो ए कायरल होगा। तो किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल होना चाहिए, और जब वो कायरल होगा तो अपना नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज भी बनाएगा। और अगर वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इनैंशियोमर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए जो इनैंशियोमर होते हैं बच्चों वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है डेक्स्ट्रो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो। जो डेक्स्ट्रो होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, किसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो जा रही है उसको किस साइड रोटेट कर देगा बच्चों? उसको रोटेट कर देगा राइट साइड। और जो लीवो कंपाउंड होगा वो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा लेफ्ट साइड। मतलब समझिएगा, अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जा रहा है, हम ऐसे ऊपर नीचे रोटेट कर रहे हैं। अब अगर हमें कोई कंपाउंड मिला जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो मेरा ये रोटेशन घुमा देगा राइट में, और हम ऐसे अब रोटेट ना करके कंपाउंड से बाहर ऐसे निकलेंगे राइट साइड रोटेट करते हुए, ठीक। पर अगर हम लीवो रोटेटरी हैं तो हम ऐसे रोटेट कर रहे थे और ये हमको लेफ्ट में रोटेट कर दिया, फिर हम ऐसे रोटेट करते हुए निकलेंगे। तो ऐसे ही कंपाउंड्स को डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी कहते हैं। तो एक चीज होती है बच्चों जिसे कहते हैं रेसिमाइजेशन। कई बार a compound is both D and L,
DNL मतलब दोनों डेक्स्ट्रो और लीवो हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। और मुर्गियां मतलब एंड हेंस द ओवरऑल, सॉरी एक और एल यहां पे होगा, ओवरऑल रोटेशन is 0 and is known as क्या कहा जाएगा बच्चों, रेसिमाइजेशन। क्या कहेंगे, रेसिमाइजेशन। मतलब अब समझिए, अगर कोई कंपाउंड में दोनों डेक्स्ट्रो और लीवो होगा तो मतलब हम यहां से रोटेट कर रहे हैं, इसमें हमें कंपाउंड का पहले लोग मिले, उसने कहा कि भैया राइट रोटेट करिए, हम राइट हो गए। फिर राइट जा रहे हैं तो दूसरा वाला कंपाउंड आ गया, उसने कहा ना आप गलत रोटेट कर रहे हैं, लेफ्ट में रोटेट करते हुए जाइए। तो हम इस राइट से वापस से लेफ्ट हो जाएंगे और फिर हमारा रोटेशन ये हो जाएगा। तो बाहर निकलने के बाद हमारा ओवरऑल रोटेशन 0 दिखेगा, पर अंदर हम 2 बार रोटेट हो चुके हैं। ऐसे ही पूरे फंक्शन को रेसिमाइजेशन कहते हैं। एंड द कंपाउंड और मिक्सचर, द कंपाउंड या फिर आप मिक्सचर कह लीजिए, is known as racemic mixture, is known as racemic mixture। तो ये कहानी है बच्चों पूरी। इन्वर्जन और रिटेंशन की भी ये बात कर रहा है, तो इन्वर्जन रिटेंशन आपको बताया जा चुका है SN1 SN2 के फॉर्म में, तो उसको इग्नोर करते हैं। और यहां खत्म होता है आपका हेलो एल्कीन्स हेलो एरीन्स का वीडियो। एंड तक देखने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन जय श्री राम, बाय बाय।